बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सर। प्रीवियसली हमने बात की डेफिनेशंस के बारे में। उसके बाद सर मेजरमेंट एट रिकग्निशन सीखी हमने सर। उसके बाद हम बात करते हैं आज सर, थोड़ी बहुत हमने सर डेप्रिसिएशन देखी। आज हम बात करते हैं सर मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। सर इसमें हम बात करेंगे सर, दो मॉडल होंगे हमारे पास, कॉस्ट मॉडल होगा, एक सर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा। तो सर इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सर, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। सर इसमें होंगे दो मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर सर हम इसको करते कैसे सर, कैलकुलेट द कॉस्ट। सर लेस करेंगे इसमें से हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस करना है सर हम लोगों को एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। अगर सर हम इन दोनों चीज़ों को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा सर, एक कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा, एसेट का कैरिंग अमाउंट। मीन सर हम अभी वाकिफ़ हैं कौन किस नाम से सर, हमने कॉस्ट पता है हमें क्या होती है, हमें सर पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, और सर हमें पता नहीं है अभी कि एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्या होती है। मीन सर ये वर्ड मेरे लिए क्या अभी बिल्कुल नया है, इम्पेयरमेंट। और अगर सर मैं यहाँ देखूँ तो सर यहाँ क्या होगा हमारे पास, सर रिवैल्यूएशन अमाउंट होगा, रिवैल्यूएशन, इसको हम बोल सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू होगी सर यहाँ पे हमारे पास एक। सर इसमें से हम लेस करेंगे सब्सिक्वेंट accumulated depreciation और subsequent accumulated impairment। इन दोनों चीज़ों को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, एसेट का कैरिंग अमाउंट। ओके सर, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर, हमने अभी से एक फॉर्मूला लिखा है क्या, कॉस्ट में से माइनस करते हैं हम लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज़ के बारे में बात की थी, तीसरी चीज़ हमने अब ऐड करी है। अगर सर सबसे पहले मैं बात करूँ कॉस्ट मॉडल के अंदर, अगर सर मैं सबसे पहले कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो सर कॉस्ट मॉडल करने से पहले मुझे इन टर्म्स को समझना पड़ेगा कि यार इम्पेयरमेंट होती क्या है, मीन्स व्हाट इज इम्पेयरमेंट। तो सर इम्पेयरमेंट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, इम्पेयरमेंट तो क्या होती है, इम्पेयरमेंट व्हेन एसेट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। अगर सर एसेट का कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू रिकवरेबल अमाउंट, तो सर जो एक्सेस अमाउंट होगा वो क्या होती है सर, इम्पेयरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल सर मेरे एसेट का रिकवरेबल, मेरे एसेट की सर जो कैरिंग अमाउंट है मेरे पास वो दिया हुआ है लेट्स से 1 लाख रुपए, बट सर इसका रिकवरेबल अमाउंट कैसा, अगर मैं इसको आज बेचता हूँ तो सर इसका मुझे कितने पैसे मिलेंगे सर, रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है मेरे पास इसका, सर इसका मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है फॉर एग्जांपल 80,000 रुपये। तो मीन सर मैंने बुक्स में रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया है सर इसको 1 लाख पे, लेकिन सर इसकी मार्केट वैल्यू क्या है सर, इसका रिकवरेबल अमाउंट क्या है सर, इसका रिकवरेबल अमाउंट है 80,000 रुपये। मीन सर मैंने 20,000 से क्या किया हुआ है, ज़्यादा से रिकॉर्ड किया हुआ है। सर 20,000 मेरे लिए क्या बन जाएगी, इम्पेयरमेंट। मीन्स कभी भी मेरा कैरिंग अमाउंट से, अगर मेरा कभी भी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से, कि मुझे रिकवर तो कम होगा लेकिन मैंने रिकॉर्ड किस पे किया हुआ है, ज़्यादा पे, तो मुझे क्या करनी है सर, मुझे लाजमी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ तक हमने से डेफिनेशन पढ़ी कि व्हेन एसेट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट, अगर एसेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू रिकवरेबल अमाउंट से हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे। अब सर रिकवरेबल अमाउंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, अगर सर मैं बात करूँ रिकवरेबल अमाउंट की, तो सर रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज़ आती हैं, हायर ऑफ नंबर वन वैल्यू इन यूज़, नंबर सेकंड इज फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
मीन से जब भी मैं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सर मैं दो चीज़ों को मैंने कंसिडर करूँगा सर, एक वैल्यू इन यूज़ को, एक सर फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को, जो भी दी हुई हो। और सर इनमें से जो चीज़ हायर होगी वो मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, वो मेरे लिए बन जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। तो सर फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करते हैं। तो सर पहले इसकी बात कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब अगर फॉर एग्जांपल सर मेरे पास एक गाड़ी है सर, मेरे पास एक व्हीकल है सर, मैंने उसको परचेज़ की थी 5 लाख की सर, 5 लाख की परचेज़ करी है और सर मैं इसको डेप्रिशिएट करता हूँ 5 सालों पे। तो सर मैंने इसको अभी तक 1 साल यूज़ करा तो सर कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था मेरे पास, 1 लाख रुपये। तो सर 1 लाख मैंने माइनस किया, मीन सर आज मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है सर, 4 लाख रुपये। बट सर इसको मैं अगर बेचने जाता हूँ मार्केट के अंदर, मार्केट में गया बेचने के लिए मैं, और सर इसके मुझे मिलेंगे फॉर एग्जांपल कितने, तो मुझे मिल रहे हैं 4,80,000 रुपये इस एसेट के साथ। दुकानदार बोल रहा है कि आपको 4,80,000 मिल जाएंगे, मीन्स आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, मतलब इस मॉडल की गाड़ी कितने की फेयर मार्केट वैल्यू, 4,80,000 की। बट सर इसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, खर्चा करना, मीन्स हम लोगों ने इतना रफ इस्तेमाल किया है कि इसका कलर वगैरह ख़राब हो चुका है, अंदर का इंटीरियर ख़राब हो चुका है। तो उस पर मुझे खर्चा करना पड़ेगा सर 30,000 रुपये का। अगर मैं 30,000 खर्चा नहीं करूँगा तो ये 480 की नहीं जाएगी। तो सर अगर मैं 30,000 खर्चा माइनस कर दूँ, लेस कॉस्ट टू सेल माइनस कर दूँ कि यार जो कॉस्ट मेरी लग रही है सेल करने के लिए, अगर वो माइनस कर दूँ तो सर मेरे पास नेट प्राइस कितना आ जाएगा, 450। मीन सर ये अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं 480 की चीज़ मुझे बेचनी है तो मुझे 30,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं सर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितना हो गया सर, 4,50,000 रुपये। मीन सर मैं इतना गेन कर सकता हूँ, मतलब इतने का बेच सकता हूँ। नेट प्राइस मेरी क्या होगी, मुझे कितने पैसे रिसीव हो रहे होंगे, मुझे 450। वैसा देखा जाए तो मुझे 480 रिसीव होंगे, लेकिन 30,000 का मैं खर्चा करूँगा तो रिसीव होंगे ना 480, वरना क्या कितने की जाएगी सर, 450 की जा रही होगी। तो सर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी आ गई, 4,500 रुपये। इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे कि मेरा फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है या एसेट का कैरिंग अमाउंट। तो ये सब हम निकाल लेंगे क्या चीज़, फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। देन सर उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यू इन यूज़ की। सर वैल्यू इन यूज़ क्या होता है हमारे पास, वैल्यू इन यूज़। अब सर मैं एसेट को बेच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे कितना बेनिफिट देगी। सर फॉर एग्जांपल मेरे एसेट यहाँ से स्टार्ट हुआ सर, ईयर 1, 2, 3 और 4। सर मेरे एसेट की 4 साल लाइफ थी, मैंने सर एसेट अपना परचेज़ किया 1500 का, और सर यहाँ पे ईयर 1 पे आके मैंने 300 से डेप्रिसिएशन चार्ज करी, और सर मेरे पास कितना आ गया अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ईयर 1 पे 1,200 रुपये। और सर मुझे लगता है कि यार ये मैं एसेट हर साल 400 का यूज़ करूँगा, मीन्स मेरी वैल्यू न्यूज़ कितनी आ गई, 400 400 400। अब सर मुझे चेक करना है कि अगर इसको डिस्काउंट करूँ मैं, अगर मैं इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लूँ कि अगर मैं इसको आज बेचूँ तो मुझे वैल्यू न्यूज़ कितना मिलेगा, कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ आज की डेट पे। तो सर इसका मैं डिस्काउंटिंग कर लेता हूँ। सर डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एस को फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दो पी इंटू 1 + आई से और पावर एन। तो सर 400 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1, तो कितना आ गया मेरे पास सर, ये मेरे पास आ गया 3 लाख 3,364। के बाद सर अगर मैं 4 लाख को क्या कर लेते हैं इसकी, 400 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1, 400 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, और 400 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। तो सर 2 से किया तो कितना आया सर मेरे पास, 3 लाख, मैंने सर 3 जो कॉमन लिए थे 3 लाख आ रहा है। तो 330 रुपये, और सर इसको हम करते हैं पावर 3, तो सही ये आ रहा है मेरे पास 300। अगर इन सबको हम सम कर लें
तो सर अगर ये मैं एसेट यूज़ करता हूँ तो सर मैं यूज़ कितने का कर रहा हूँ, 994 रुपये का। और सर मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है आज, ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि सर मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना हो रहा है मेरे पास, वैल्यू इन यूज़ कितना आ रहा है, 994, और सर मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 1200। सर मीन सर मैंने ज़्यादा से चार्ज किया हुआ है, ज़्यादा से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मुझे क्या पास करनी पड़ेगी, इम्पेयरमेंट पास करनी पड़ेगी। सर ये था मेरे पास वैल्यू इन यूज़, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सर, अब मैं अगर बात करूँ फॉर एग्जांपल, सर मेरा एक एसेट है, लेट्स से सर मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट है फॉर एग्जांपल 1 लाख। सर उसका रिकवरेबल अमाउंट है फॉर एग्जांपल, सर रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज़ आ रही है हमारे पास, एक नंबर वैल्यू इन यूज़, सेकंड सर फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर वो है फॉर एग्जांपल 3,50,000 रुपये। सॉरी सर, वैल्यू इन यूज़ आ रही है मेरे पास 90,000, और सर फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है सर मेरे पास 85,000। तो सर सबसे पहले हमें चेक करना है इन दोनों में से हायर कौन है। पहले हमें निकालनी है हायर वैल्यू। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो इसमें से हायर कौन सा है सर, 90,000। तो सर मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट क्या बन जाएगा सर, मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा 90,000। अब सर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को कि सर इसमें से हमारा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है या रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। सर यहाँ पे हमारा रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू, सर हमारा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रिकवरेबल अमाउंट। तो सर मीन्स मैंने 10,000 से क्या किया हुआ है, ओवर स्टेट किया हुआ है अपने एसेट को, मीन्स ज़्यादा से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मुझे 10,000 क्या करना है सर, मुझे 10,000 से इम्पेयरमेंट पास करनी है। तो सर हमें इसकी एंट्री पास करनी है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। कितने से सर, 10,000 से। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी इम्पेयरमेंट। उसके बाद अगर सर मैं बात करूँ आगे, अगर सर इसको हम केसेस के लिहाज से समझते हैं, क्या इस केस में क्या करें। फॉर एग्जाम्पल सर केस नंबर 1 के लिहाज से, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। सर यहाँ मुझे एसेट का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपये। तो यहाँ भी दिया सर सेम अमाउंट है 5 लाख, 5 लाख। सर यहाँ मुझे अपने एसेट का रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है वैल्यू इन यूज़ और सर फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर फॉर एग्जांपल इन दोनों में मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 4 लाख और सर 4,50,000। सर सेकंड सिनेरियो में सर मेरे पास है 4,80,000 और 3,80,000। तो यहाँ मुझे दिया हुआ है 6 लाख और यहाँ पे 5,50,000। अभी हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं सर, अभी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल की। तो उसके लिहाज से सोचना है हमें। अगर सर सबसे पहले मैं चेक करूँ, इन दोनों में से ही चेक करूँ अगर मैं, कि यार मेरे पास हायर कौन सा आ रहा है, मीन्स मेरे पास हायर अमाउंट कौन सा है रिकवरेबल अमाउंट के लिए, वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है या फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरे लिए हायर कौन सा है सर, फेयर मार्केट वैल्यू, मीन 4.5 लाख रुपये सर मेरे लिए ज़्यादा है। यहाँ सर मेरे लिए वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है 4,80,000। तो यहाँ मेरे लिए वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है 6 लाख रुपये। अगर सर यहाँ पे आपका अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू रिकवरेबल अमाउंट, तो सर हमें क्या पास करनी पड़ेगी, इम्पेयरमेंट पास करनी पड़ेगी। तो सर मैंने अपना एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है 5 लाख पे, लेकिन सर मेरे एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर, 4.5 लाख रुपये। तो सर मैंने 50,000 से क्या किया हुआ, अपने एसेट को ओवर स्टेट किया, मीन्स मुझे 50,000 से क्या करनी पड़ेगी सर, मुझे इम्पेयरमेंट पास करनी पड़ेगी। तो सर ये मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, इम्पेयरमेंट लॉस। अगर सर मैं यहाँ देखूँ तो सर मेरे पास
सेकंड सिनेरियो में सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट है यहाँ पे 5 लाख रुपए का। सर मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट है 4.5 लाख, 4,80,000 रुपये। मीन सर मैंने एसेट अभी भी सर ज़्यादा से रिकॉर्ड किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू रिकवरेबल अमाउंट। मैंने सर रिकॉर्ड कितने ज़्यादा किया है सर? 20,000 से। तो 20,000 मेरे लिए क्या बन जाएगा सर? 20,000 मेरे लिए बन जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। देन सर अगर आखिरी सिनेरियो की बात करूँ केस नंबर 3 की, तो सर इसमें मेरे पास कैरिंग अमाउंट है 5 लाख रुपए और सर मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर? 6 लाख रुपए। मीन्स सर मैंने अपने एसेट को कम से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मीन्स मुझे यहाँ पे इम्पेयरमेंट कोई भी पास नहीं करनी। मीन्स यहाँ पे मेरे लिए एसेट में कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं आएगी। मैं कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कितने से सोर्स से ज़्यादा है, लेकिन सर यहाँ पे मैं कोई भी इम्पेयरमेंट पास नहीं करूँगा। यहाँ पे इम्पेयरमेंट है ही नहीं, मेरा एसेट तो कम पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है और मेरे साथ मेरी मार्केट ज़्यादा चल रही है। तो अभी हम इसको कॉस्ट इसमें हम इसको कैरिंग अमाउंट पे रखेंगे। इसमें यहाँ पे हम लोग कोई भी इसका कैरिंग अमाउंट कम नहीं करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल भी। तो इन दोनों के लिए क्या पास करनी पड़ेगी? इम्पेयरमेंट लॉस हमें डेबिट करना पड़ेगा और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट करनी पड़ेगी। देन सर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ बात करते हैं। अगर मैं सर इसको सवाल नंबर 1 से सीखूं, एग्जांपल नंबर 1 से सर, फॉर एग्जांपल सर मैंने एक लैंड परचेज करी। सर लैंड मैंने परचेज कर रहा हूँ मैं 1 जनवरी 2016 के अंदर सर। अमाउंट है सर उसका रुपीज़ सर लेट्स से 20 लाख रुपए, मीन्स 2 मिलियन। और सर इस पर लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती सर। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि सर इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितना है, सर रिकवरेबल अमाउंट चेक करना है मुझे। ये डेट्स हैं सर, मेरे पास डेट है और ये रिकवरेबल अमाउंट है। सर हम हर साल 31 दिसंबर को चेक कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2016 में चेक करना है, 17 में चेक करना है, 18 में चेक किया और 19 में चेक किया। लेट्स से सर फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट है 18 लाख, मीन्स 1.8 मिलियन। सर यहाँ मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट हो गया 15 लाख। सर यहाँ मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट हो गया फॉर एग्जांपल 17 लाख। तो यहाँ मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट हो गया फॉर एग्जांपल 23 लाख, मीन्स 2.3 मिलियन। तो सर हमें चेक करना है कि कहाँ का हम इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे, कहाँ इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं करेंगे। तो सर इस सवाल को करने से पहले हमें 2-3 टर्म्स को समझना है। फिर एक हमारे पास होता है सर HCA, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। एक होगा हमारे पास ACA, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। सर HCA क्या होता है सर? हम यहाँ पे वो देखेंगे कि यार यहाँ पे इम्पेयरमेंट अगर ना होती तो हिस्टोरिकली मैं किस अमाउंट पे, किस कैरिंग अमाउंट पे होता आज। अगर सर फॉर एग्जांपल इस वाले केस की बात करूं, सर अब मेरे एसेट किस पे आ गया होगा सर? मेरा एसेट आ गया होगा 4,50,000 पे। तो यहाँ आ गया होगा 4,80,000 पे। अगर मैं पीपी की बात करूँ, अगर सर इसका मैं एसओसीआई बनाऊँ फॉर एग्जांपल, इसका हम पहले एसओसीआई बनाते हैं सर। इस सवाल का पहले एसओसीआई बनाया सर, यहाँ पे एसओएफपी बनाया सर। केस 1, केस 2, केस 3, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो यहाँ मैं देखूँ अगर सर मेरे लिए यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है एक्सपेंस के तौर पे, एक्सपेंस हमें माइनस करना है। ये कितने का लॉस है सर? मेरे पास 50,000 का, तो यहाँ पे 20,000 का, और सर यहाँ पे मेरे लिए कोई भी लॉस नहीं है। तो सर इतने से मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉस चार्ज करना पड़ेगा। और सर अगर मैं एसओएफपी की बात करूँ अपने, तो सर यहाँ मेरी बुक वैल्यू कितनी हो गई होगी? अब कैश फंड के लिए मेरा पीपी का बैलेंस कितना होगा सर? तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा होगा फॉर एग्जांपल
4,50,000। फिर यहाँ आ रहा होगा 4,80,000। और सर केस 3 में आ रहा होगा 5,00,000। अब सर मैं देख रहा हूँ कि यार अगर मेरा एसेट डेप्रिशिएट, अगर मेरा एसेट पे कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होती तो सर मेरा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितना होता? सर मेरा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट होता 5,00,000 रुपये, ये इम्पेयरमेंट चार्ज होने से पहले। तो सर मुझे हिस्टोरिकल में क्या करूँगा सर, इम्पेयरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा हिस्टोरिकल के अंदर। यहाँ मैं वो अमाउंट देखूंगा कि यार अगर यार कोई भी इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं करता पहले कभी भी, तो सर मेरे लिए आज हिस्टोरिकली कैरिंग अमाउंट क्या होता मेरे लिए। लेकिन अगर मैं ACA की बात करूं सर, ACA क्या होगा मेरे लिए, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या है मेरे आज की डेट पे, मेरा कैरिंग अमाउंट क्या है। मीन सर मेरे लिए आज की डेट पे कैरिंग अमाउंट कितना है सर, 4,50,000। आज की डेट पे सर मेरे लिए एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है सर, 4,80,000। यहाँ सर मुझे इम्पेयरमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है सर। ये दो टर्म जो सवाल करते हैं और समझ में आ जाएगी हमें। इसके अलावा सर कॉस्ट मॉडल के अंदर, सर कॉस्ट मॉडल के अंदर कभी भी अगर सर हम रिवर्सल कर रहे हैं कोई भी इम्पेयरमेंट का, अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करेंगे तो सर कभी भी उसका रिकवरेबल अमाउंट को सर कभी भी हम लोग उसके SCA से ऊपर लेके नहीं जाएंगे। सर इसको सवाल से समझते हैं। अब सर फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 जैन को सर मैंने बिल्डिंग डेबिट करनी है, तो मैंने एंट्री पास की होगी 1 जैन 2016 के अंदर, लैंड डेबिट, बैंक क्रेडिट सर 2 मिलियन से। अगर रुपीज़ इन 1000 कर लें तो 2 जीरो कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ओके सर। सर पूरे साल हमने यूज़ किया इसको, लैंड हमने, और सर ईयर एंड पे आया, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी थी हमें। अब हमें चेक करनी है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है सर हमें। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तो सर मेरे पास 31 दिसंबर 2016 में मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर एसेट का, 1.8 मिलियन, मीन्स सर 1,800 रुपये। सर मेरे लिए 1,800 क्या है, मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट है, लेकिन सर मेरे एसेट को मैंने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 2,000 पे। तो मीन्स सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2,000 से इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है, 200 रुपये से इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है। अगर मैं इसको दोबारा चेक करूँ कि यार मैं आज कहाँ खड़ा हूँ सर, सर मेरा आज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है सर, 2,000 रुपये। सर यही मेरा हिस्टोरिकल भी है, यही मेरा एक्चुअल होगा, क्योंकि अभी तक कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं हुई। और सर अगर मैं देखूँ कि यार मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है, मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर, वो है 1,800 रुपये। मीन्स सर मैं क्या आ रहा हूँ सर, नीचे आ रहा हूँ, तो सर मुझे क्या करनी पड़ेगी सर, इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर, कितने से, 200 रुपये से। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी सर, 31 दिसंबर 2016 के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट कितने से सर, 200 रुपये से। और सर अगर इसका मैं टी अकाउंट भी बना लूँ साथ साथ, सर लैंड है मेरे पास, और ये अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट सर 2016 रुपीज़ इन 1000, रुपीज़ इन 1000, 2016, 2016 रुपीज़ इन 1000। ओके सर, मैंने सर लैंड डेबिट करी कब, 1 जैन को, रेफरेंस बैंक का दिया सर कितने से, 2,000 रुपये से। और सर 31 को मैंने क्या करना है सर, मुझे 31 को मैंने इम्पेयरमेंट चार्ज करी कि इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट
इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट कितने क्रेडिट से, कितने से, 200 रुपये से। तो यहाँ मैंने इसको सीडी किया, कितने से आ गया सर, 200 से। तो यहाँ इसको मैंने सीडी किया, तो ये आ गया 2000 से। अब सर इसको अगर मैच करूँ, मैं लैंड की कॉस्ट को मैच करूँ सर मैं एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट के सीडी से, तो कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 200, 1800 रुपये। मीन सर मेरे आज एसेट की वैल्यू कितनी है सर, 1800 रुपये लेके आ रहे हैं। देन सर हम आए 2017 के अंदर। तो 2017 में जब हम आए, हमने देखा कि यार हमारा, आज चेक करते हैं कि सर हमें चेक करना है कि यार आज हमारे एसेट का एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है कितना। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली कैरिंग अमाउंट कितना होगा सर, मेरे पास वही 2000 होगा, कि सर कोई इम्पेयरमेंट नहीं मानता है एक्चुअल कैरिंग। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट अगर मैं देखूँ तो सर मेरा कितना है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, 2000 रुपये। और सर अगर मैं बात करूँ अपने एक्चुअल कैरिंग अमाउंट की, तो सर मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आज है कितना, बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है सर, 1800 पे। तो मेरे लिए क्या बन गया ये एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। और सर अगर मैं चेक करूँ तो मेरे लिए रिकवेबल अमाउंट कितना है सर, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये। मीन सर मैं अपने ACA से भी कहाँ आ रहा हूँ सर, नीचे आ रहा हूँ। सर मेरे लिए क्या बन गया, 1500 रुपये रिकवेबल अमाउंट। सर मैं अगर मेरे कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होती तो मेरा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितना होता सर, 2000 रुपये। लेकिन इम्पेयरमेंट लास्ट ईयर चार्ज होने की वजह से मेरा आज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है सर, आज की डेट पे 1800 रुपये। लेकिन सर अगर मार्केट में चेक करूँ तो मेरे लिए रिकवेबल अमाउंट कितना है सर इसका, 1500 रुपये। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी सर, मुझे 300 से इम्पेयरमेंट लॉस और चार्ज करना पड़ रहा है। तो सर इसकी एंट्री क्या पास हो रही होगी, 31 दिसंबर 2017 के अंदर, कि इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट कितने से सर, 300 से। तो सर यहाँ पे अगर मैं इसको BD करता हूँ, 2017 सर बैलेंस BD किया सर, 200 रुपये। सर इस साल और इम्पेयरमेंट चार्ज करिए हमने 300 से। तो टोटल CD कितना आ गया सर आपके पास, हमारे पास आ गया 500। तो यहाँ मेरा BD करना चाहें दोबारा से, BD से 2000 रुपये, 2017। 2017 में दोबारा से क्या करना पड़ेगा, CD करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन कोई भी नहीं हुआ तो 2000 रुपये सेम रहेगा। इसी तरीके से सारे CD हम सेम करेंगे सर। अभी हम चेक करें सर, 2000 को इसके CD से इसका CD मैच करेंगे तो कितना बचेगा, 1500 रुपये। तो सर मेरे लिए ये रिकवेबल अमाउंट बन जाएगा। उसके बाद सर अगर मैं आता हूँ 2018 के अंदर, तो 2018 में अगर मैं चेक करूँ कि यार मेरा एक्चुअल कितना है, हिस्टोरिकल कितना है और रिकवेबल अमाउंट कितना है, तो मैं अगर चेक करूँ तो मेरा हिस्टोरिकल अमाउंट कितना है सर, अगर कोई भी इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होती सर, वही 2000 रहता था, क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है इसमें। और सर मेरा आज हिस्टोरिकल कैरिंग, अच्छा आज मेरा सर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट किस पे खड़ा हूँ सर, आज मेरी डेट पे एक्चुअल कैरिंग अमाउंट सर मेरा कितना होगा। सर आज मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल सर मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है, आज मैं बुक्स में हूँ सर 1500 पे। और सर मेरा रिकवेबल अमाउंट कितना है सर, 1700 रुपये। मीन सर मैं आज मेरी जो मार्केट वैल्यू है सर वो चल रही है फॉर एग्जांपल 1700 रुपये। मेरा रिकवेबल अमाउंट आ गया सर 1700 रिकवेबल अमाउंट। तो सर मुझे क्या करनी पड़ रही है अपने सर, इम्पेयरमेंट को रिवर्स करना है सर मुझे। सर इम्पेयरमेंट को करना सर, रिवर्स करना है कितने से, 200 रुपये से। तो सर इसको हम क्या करेंगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट
कितने से हो रही है सर? 200 रुपये से। तो सर इसकी एंट्री पास करनी है मुझे। अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से सर? 200 रुपये से। तो सर यहाँ मेरा इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो रहा है, तो सर यहाँ पर बैलेंस 2018 के अंदर बैलेंस बीडी किया सर मैंने 500 से, लेकिन सर 200 से मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कर रहा हूँ और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट कर रहा हूँ 200 से। सर मेरा आज सी डी बैलेंस कितना आ गया सर? मेरा सी डी हो गया 300 रुपये। तो वही मेरी कॉस्ट आ जाएगी 2000 रुपये 2018 के अंदर। सी डी हो जाएगा सर 2019 में सर सेम रहेगा। बी डी 2000 रुपये। अच्छा सर 2018 की सर सी डी से मैं 2018 का एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का सी डी मैच करूँ तो कितना हो जाएगा? 1700। सर मेरे लिए आज रिक्वेल अमाउंट भी कितना है सर? 1700। देन उसके बाद सर अगर हम आए 2000, सही 2018 था, अब हम आ गए सर 2019 के अंदर। सर 2019 में अगर मैं देखूं तो सर मेरा आज तो सर अगर लेट से मैं देखूं कि मेरा आज हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट होता तो कितना होता सर? 2000 रुपये होता, इम्पेयरमेंट कोई चार्ज नहीं होती। और सर मेरा आज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना है सर? 1700 रुपये। ये मेरे लिए आज की डेट पे 1700 रुपये से क्या बन जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा 1700 रुपये। और सर अगर मैं चेक करूँ तो सर मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर? 2300 रुपये। तो 2300 क्या होगा सर मेरे लिए? रिकवरेबल अमाउंट हो गया। अब सर मैं कहाँ पे आ चुका हूँ सर? मैं अब एच सी ए से भी ऊपर आ चुका हूँ, आ सकूँ। तो सर मैंने क्या करना पड़ेगा सर? मुझे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है। तो सर कॉस्ट मॉडल की लिमिटेशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेयरमेंट लॉस या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस सर आप सिर्फ एच टी ए तक रिवर्स कर सकते हो, बाकी इससे ऊपर आपको जाने की इजाज़त नहीं है। मीन्स आप अपने एसेट के कैरिंग अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा एच सी ए तक ला सकते हो, एच सी ए से ऊपर नहीं जा सकते। मीन्स आप रिकवरेबल अमाउंट अगर आपका एच सी ए से ऊपर आ रहा है तो आपकी लिमिट ये है कि आप उसको रिकॉर्ड करो सिर्फ और सिर्फ एच सी ए तक, ना कि इसके ऊपर जाओ। तो सर हम कितना रिवर्स कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये से। और सर अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट के अकाउंट में सर पड़े हुए भी कितने सर? सिर्फ और सिर्फ 300 से रिकॉर्ड हुए हैं रिमेनिंग बैलेंस। तो सर यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 2019 के अंदर कि एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट 200 से, 300 से, और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 300 से। तो 2019 बैलेंस बी डी सर 300 से, सर इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट 300 से। मीन्स सर यहाँ पे आपको कोई बैलेंस नहीं बचा, सबका सब सर रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना डेप्रिसिएशन अपना इम्पेयरमेंट को चार्ज करते हैं। अगर सर मैं इसका एस ओ सी आई बनाऊँ सर, तो सर एस ओ सी आई के अंदर मेरे पास है सर 2019, 2018, 2017 और 2016। इम्पेयरमेंट लॉस की बात करूँ तो सर यहाँ मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस कितना है सर? सबसे पहले मैं 2016 के अंदर 200 रुपये। तो 200 से क्या करना पड़ेगा सर? मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 17 में सर मेरे लिए एक्सपेंस कितना बढ़ा सर? 300 से बढ़ा, तो सर 300 मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हुआ। 18 में सर मैंने एक्सपेंस को रिवर्स किया 200 से, तो 200 पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ से, 300 से
अगर सर मैं SOFP पे आऊँ, एक्सट्रैक्ट्स पे, तो सर यहाँ मेरे लिए लैंड का 2016 में सर मेरा लैंड का बैलेंस कितना हो जाएगा? सर मेरा लैंड का बैलेंस हो जाएगा 1800 रुपये। अपनी बुक्स में सर 2021 पे लेके आ चुका हूँ, 1800 पे लेके आया। उसके बाद सर मैं अपनी बुक्स में 2017 के अंदर 1500 पे लेके आया हूँ इम्पेयरमेंट चार्ज करके। उसके बाद सर मैंने अपने एसेट को रिवर्स किया। सर मेरा रिकवरी अमाउंट ज़्यादा हो रहा था, 1700 रुपये था, और मेरा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितना था सर? 1500 रुपये। तो 200 से क्या करा मैंने? रिवर्सल परफॉर्म किया। तो सर मेरे लिए आज कितना बन गया सर? 2018 के अंदर कैरिंग अमाउंट 1700 रुपये, और सर 2019 में 2000। जबकि सर हमारा अक्यूमुलेटेड का बैलेंस, हमारा सर रिकवरी अमाउंट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। लेकिन सर हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक रिवर्स कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ HCA तक। किसके अंदर सर? कॉस्ट मॉडल के अंदर। कॉस्ट मॉडल में ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट तक, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट तक लेके जा सकते हैं। इससे ऊपर ले हिस्टोरिकल